नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के ताजा मुद्दों का, रुख करते हैं आज के शो का। और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। आवास मंत्रालय के वेबिनार लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पीएमएवाई के तहत सस्ते आवासों को बढ़ावा देने के लिए लाइट हाउस परियोजनाओं पर किया जिक्र। हाउसिंग सेक्टर पर मंथन के लिए जुटे रियल एस्टेट के दिग्गज। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। डेवलपर संगठन नरेटको ने किया पहला रियल एस्टेट एंड वुमेन एम्पावरमेंट कन्वेंशन, नरेटको माही। आवास सचिव समेत हाउसिंग सेक्टर के दिग्गज हुए शामिल। रियल एस्टेट में इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और जेंडर इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर हुई बात। गुरुग्राम हरियाणा रेरा का अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। 8 राज्यों के रेरा चेयरमैन ने रेरा की मौजूदा हालतों पर किया मंथन। अर्बन प्लानिंग के साथ सामंजस्य बनाने को लेकर हुई चर्चा। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए हरियाणा रेरा ने साइन किया एमओयू। 5 साल में कैसे जर्जर हुई गुरुग्राम की ग्रीन व्यू सोसाइटी। भारी अनियमितताएं, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इमारत। प्रोजेक्ट के शुरुआती डिजाइन पार्टनर ने बताया क्यों बदहाल है एनबीसीसी की इमारत। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास मंत्रालय के लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड वेबिनार का संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई के तहत सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल की बात कही। पीएमएवाई के तहत 6 शहरों में बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड वेबिनार में आवास मंत्रालय के साथ रियल्टी सेक्टर के दिग्गज भी शामिल हुए। सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर क्या कुछ कहा। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। इस वेबिनार में डेवलपर संगठन क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पटोदिया भी मौजूद रहे। हर्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर इंडस्ट्री का क्या कुछ रुख है। हर्ष जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बजट ऐलान में प्रधानमंत्री के भाषण में और आवास मंत्रालय के इस वेबिनार में जो फोकस दिखा वो है अफोर्डेबल हाउसिंग या कहें प्रधानमंत्री आवास योजना पर। क्रेडाई का क्या रुख रहा है इस आयोजन को देखते हुए? क्रेडाई का रुख ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो हमारे चैलेंजेस हमको बिजनेस मॉडल में फेस कर रहे हैं, हम वो इस सेमिनार में प्लेस किए और कुछ पॉइंट्स जो हमारे प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो है वो हम इनको वी हैव स्टेटेड टू द गवर्नमेंट एंड सबमिटेड आवर प्रॉब्लम्स एज वेल एज सॉल्यूशंस। सो पहली बात यह है कि हमने ये कहा उनको कि हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है, परंतु इसका हमें बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज जो भी लोन हमको बैंकों से मिल रहा है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, आवर लोन्स आर ट्रीटेड एज कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स। सो ना तो उसमें रेट की घटाई है और ना ही टेन्योर और अवेलेबिलिटी की इशू है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव लैंडिंग क्लाइमेट में हो जाएगा एंड वी will
be able to get funds much cheaper for longer duration, as well as it will be priority lending sector for the banks. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को हो जाएगा if the funds are affordable housing is treated as infrastructure status project. सर, क्रेडाई अलग अलग मंचों पर प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की बात कहता रहा है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। क्या वाकई डेवलपर्स रेट बढ़ाने वाले हैं? कोरोना के चलते गिरी कीमतें हों या बैंकों की कम ब्याज दर हों, डेवलपर्स के डिस्काउंट हों, इन्होंने हाउसिंग में अफोर्डेबिलिटी क्रिएट की है। जो सेल मोमेंटम दिख रहा है, भाव बढ़ाने के ऐलान से इस पर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए भाई साहब, क्या है कि the developers have held the prices for quite long. अब क्या जिस तरह का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कुछ हद तक तो ये पास ऑन करना पड़ेगा। और प्लस इवन पोस्ट कोविड कुछ सेक्टर में तो काफी इंक्रीमेंट्स भी अब होना चालू हो गया है। तो द अफोर्डेबिलिटी टू द बायर इज ऑलरेडी देयर, एंड लाइक एवरी अदर प्रोडक्ट, maybe automobile or electronic goods, white goods, the prices are going up because of cost increases. And I think we are reaching a situation where there will be some price escalation which is inevitable. तो ये अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहता है, बिकॉज कॉस्ट जो बढ़ा है बिकॉज पोस्ट कोविड के कारण लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम और भी काफी इश्यूज हैं, तो ये अब अब्सॉर्ब करना इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये बहुत रिलेटिव है, ये प्लेस टू प्लेस है, सेक्टर टू सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मिडिल इनकम हाउसिंग और हाई एंड हाउसिंग, सब में एक ग्रेजुएट वेटेड एवरेज से कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप देखते हैं तो वर्स्ट इंपैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग को ही होने वाला है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इज मच हायर। तो इसके लिए वी हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट एंड द जीएसटी काउंसिल की जो हमारे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, वो अगर इनपुट क्रेडिट अलाउ किया जाए तो कुछ हद तक ये कॉस्ट को हम और अब्सॉर्ब कर पाएंगे। हर्ष जी, इस साल डेवलपर्स का सेंटिमेंट कैसा रहने वाला है? फोकस किधर रहेगा? डिलीवरीज पर, न्यू लॉन्च पर, या फिर लैंड बैंक बढ़ाने को लेकर? और सेगमेंट वाइज कैसा मोमेंटम है? देखिए अभी क्या रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, एंड लोगों का फोकस है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का इन टाइम। एंड अब धीरे धीरे जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी कुछ शहरों में कम होते जा रहा है, तो प्रोजेक्ट लॉन्च भी इनएविटेबल है, होना ही पड़ेगा। और बाकी जो सेक्टर्स हैं, समझिए वेयर हाउसिंग अच्छा चल रहा है, कमर्शियल लीजिंग भी अच्छी हो रही है, स्पेशली इन दी IT, ITS एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सो वी आर फाइंडिंग द गुड मोमेंटम, एंड जो अभी तक जो लीजिंग का फिगर आ रहा है, इट इज quite on par with, there's no reduction because of this working from home or hybrid model. अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। So I think commercial, warehousing, residential सभी अच्छा कर रहे हैं, रिटेल में भी काफी मोमेंटम अब धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल, यानी जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, डेवलपर्स चाहते हैं लेंडिंग सस्ती हो, सीमेंट और स्टील में GST कम हो ताकि प्रोजेक्ट की लागत घटे। लागत बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने तय हैं, जैसा कि आपने संकेत दिए हैं। डेवलपर्स का फोकस फिलहाल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने और डिलीवरी पर रहेगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और अब रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। रियल एस्टेट संगठन नरेटको ने रियल एस्टेट में महिलाओं की मजबूत भागीदारी के लिए महिला विंग नरेटको माही की स्थापना की है। दिल्ली में पहले नरेटको माही कॉन्वेंशन का आयोजन किया। नरेटको माही का लक्ष्य मैनेजमेंट लेवल के पदों पर महिलाओं की भागीदारी को हर साल कम से कम 10% तक बढ़ाने का है। नरेटको माही के जरिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर पहले नरेटको माही कॉन्वेंशन का आयोजन किया गया। नरेटको माही की पहली मैनेजिंग कमेटी की फाउंडर प्रेसिडेंट तारा सुब्रमण्यम हैं, तो वही प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी अगली प्रेसिडेंट अनंता रघुवंशी होंगी। वाइस प्रेसिडेंट खैरुल निशा हैं, तो वहीं जनरल सेक्रेटरी प्रीति सिंह होंगी। आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से रियल्टी सेक्टर को बेहतर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं आवास सचिव ने भी इसे बेहतर कदम बताया। I want to congratulate Naretco for starting the women's wing, Naretco Mahi. This is an extremely relevant and welcome initiative that reflects the need to provide platforms for women's voices to be heard in important issues in the real estate sector. It's really inspiring that Naretco and
construction industry trying to bring more and more women professionals and entrepreneurs in this sector. It's quite strange to see that women are not really there in this sector, and probably indicates the stereotype of people, what people have about the sector. As I think the sector becomes cleaner, more and more women probably professionals would be there in the sector. नरेडको माही ने रियल एस्टेट में जूनियर, मिडिल और हायर सेगमेंट लेवल की महिलाओं की सक्रिय भूमिका के लिए सालाना 10% हिस्सेदारी बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो वहीं 1000 महिलाओं को हर साल स्किल्ड बनाने पर भी फोकस रहेगा। Real estate is not so easy for anybody to enter, because now you need wisdom, money power, finance, knowledge, each and everything. Of course, yes, because this industry was tough, everybody who was looking from outside, they used to feel, yeah, bahut achhe din hai. But the people who are in it, they knew what all are the problems. That's why the 50% of our population was majorly kept out of this. नरेडको माही की प्रेसिडेंट तारा सुब्रमण्यम ने जलवायु संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सस्टेनेबल और जलवायु के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% का योगदान रियल एस्टेट का है, इस पर आंखें नहीं मूंद सकते। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जाहिर है, रियल एस्टेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक बेहतर कदम भी होगा। बिल्कुल, तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के ताज़ा ट्रेंड्स की और रुक कर रहे हैं अब अगली खबर का। और अगला रियल ट्रेंड्स क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम हरियाणा रेरा ने अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव किया है। 8 राज्यों के रेरा चेयरमैन ने कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम को डिजिटल करने पर मंथन किया। 1 मई 2016 को देश भर में रेरा लागू हुआ। तब से 19 फरवरी 2022 तक देश भर में 84,454 शिकायतों का निपटारा किया गया। लेकिन अक्सर रेरा अदालतों पर शिकायतों के निपटारे में देरी देखने को मिलती है। लिहाजा हरियाणा रेरा ने शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लेने का मन बनाया है। हरियाणा रेरा ने अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम को डिजिटल करने के लिए कई राज्यों के चेयरमैन के साथ मंथन किया। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उसके माध्यम से उसमें एक सॉल्यूशन पर पहुंचना, उस सॉल्यूशन को दोनों पार्टी को सुझाना, तो ये एक बेसिकली एक क्रांतिकारी यदि चीज़ होती है, जब घटी जाएगी तो क्रांतिकारी चीज़ होगी कि उसमें जो है ना कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ है ना जजमेंट्स होने लगेंगे। यदि दोनों ही पार्टियाँ जुपिटर सिस्टम पर उस प्लेटफॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री होती हैं और अपनी कंप्लेंट फाइल करके वो अपना रिप्लाई फाइल करके देते हैं, तो जो एआई के माध्यम से उस पर एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। वो सॉल्यूशन दोनों को एक्सेप्टेबल होगा तो उस पर रेरा कोर्ट अपना मोहर लगा देगी, तो उन दोनों के लिए लागू हो जाएगा। मामलों को ऑनलाइन निपटाने और अर्बन प्लानिंग के साथ सामंजस्य बनाने के लिए हरियाणा रेरा ने कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए जुपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया है। ये जो प्रॉब्लम रेरा की है या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की है, ये सारी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है और उसके अंदर ये बहुत क्लियर है कि पहला जो डिलीवरेबल है इस मिशन का वो यही है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आती है उसका डाटा एक जगह इकट्ठा हो। जितना जब ज़्यादा डाटा एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे जो प्रिडिक्टेबिलिटी और जो इनसाइट जो जनरेट होगी वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है और आपस में वो जो प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से अब अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो वो एक दूसरे को एम्पावर करेंगे। जाहिर है, समस्याओं और शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा तो घर खरीदारों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि गुरुग्राम में चिंटल पैराडीसो और एनबीसीसी ग्रीनव्यू सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर किसकी जिम्मेदारी तय होगी, ये भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब दिया हरियाणा रेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने।
जो बिल्डिंग्स 5 साल के दौरान यदि कहीं जिसमें डिफेक्ट आता है तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा, और बाकी के लिए सजेस्टिव हम लोगों ने रेगुलेशन बनाया है कि 10 साल वाली बिल्डिंगों पर ये, 15 साल की बिल्डिंगों पर ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट की 20 साल पर ये होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट सिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग द इंस्पेक्शन सिस्टम्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को लेकर अब गंभीरता बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इमारत बिल्डर बनाता है, मंजूरियां स्थानीय निकाय या सरकारी एजेंसियां देती हैं और करोड़ों रुपए की पूंजी लगाने के बाद हर बार फंसता ग्राहक है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि घर खरीदारों के हित कैसे सुनिश्चित होंगे। एनसीआर में गुरुग्राम प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट के तौर पर जाना जाता है भाव और प्रोजेक्ट के लिहाज से, लेकिन 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो की घटना और सेक्टर 37 में महज 5 साल पहले बनी एनबीसीसी की ग्रीन व्यू सोसाइटी को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद रियल एस्टेट के चकाचौंध के पीछे घटिया निर्माण का सच सबको परेशान कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी अगर घर खरीदारों को बेघर घूमना पड़े, टेंट में रहना पड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आशियाने में जान गंवानी पड़े, तो हमें हेडलाइन कवरेज से निकलकर इसकी तह तक जाना चाहिए और इसके स्थायी समाधान की राह खोजनी चाहिए। घटिया निर्माण पर सवाल तमाम हैं, लेकिन जवाब देने वाले गायब हैं। हमारे साथ निमिष गुप्ता जी हैं जो इस मामले की परत उखाड़ने में हमारी मदद करेंगे। निमिष जी RICS के MD रह चुके हैं, आप जेनलीप इकोसिस्टम के फाउंडर भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस पर। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड को गहराई से समझते हैं, आप ग्रीन व्यू सोसाइटी निर्माण के शुरुआती दौर से जुड़े थे, लेकिन बाद में आपने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। क्या वजह रही इसकी? और महज 5 साल में कोई इमारत असुरक्षित घोषित कर दी जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं, क्या मुआवजा मिलेगा, क्या राहत मिलेगी, वो बात की बात है। क्या घर खरीदारों के साथ ये एक भद्दा मजाक नहीं है? जी, बिल्कुल सही कहा दीपक जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के इतिहास पे चलता हूँ, जहाँ पे हमें आदेश दिया गया था, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि हम इसकी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग करें। पर क्योंकि हम अपनी व्यावसायिक नैतिकता का बलिदान नहीं कर सकते थे, इसलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में थोड़ा सा चैलेंज आई और उस वजह से हम खुद नहीं हटे, हमें हटा दिया गया और उसके बाद में किसी और डिजाइनर को, किसी और इंजीनियर को लाया गया। लेकिन अगर एनबीसीसी की बात करें सर, जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का अधिनिर्णय या अवार्ड किया जाता है, सबसे पहला मानदंड होता है उसमें लोएस्ट कॉस्ट का। और लोएस्ट कॉस्ट कई बार उनकी मटेरियल, उनके लेबर और प्लांट के अनुमोदित मानदंडों और निर्धारित या मार्केट रेट से भी कम होती है। जैसे मैं कहूं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट लगना है, कितनी सैंड लगनी है, कितना एग्रीगेट लगना है, कितना लेबर लगना है, कितना प्लांट लगना है, इन सब के अनुमोदित मानदंड हैं और उसका एक निर्धारित या मार्केट रेट भी है। मिनिमम वेजेस हैं लेबर के। अगर आप उनको जोड़ेंगे तो कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन पे काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स इन रेटों से भी कम दामों पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाते हैं। उसके साथ उनको व्यावसायिक नैतिकता का बलिदान भी करते हैं थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए, और फिर उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है अदर देन कि आप वो उनकी क्वालिटी के, उनके उचित मानदंडों का बलिदान करें और उसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट में एक लाइफ एंड सेफ्टी इशू ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन के समय बट बिल्डिंग की सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए भी एक पूरा समय के लिए सवाल खड़ा कर दें। तो जो बिल्डिंग हमारे एनबीसी के लॉ के हिसाब से कम 50 साल चलनी चाहिए, उसमें 5 साल में ये प्रॉब्लम आ जाना बहुत ही दुखद है। निमिष जी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर होम बायर्स एसोसिएशन भी आवाज उठा रहे हैं। 12 अप्रैल को रेरा CAC की मीटिंग में इस मसले को प्रमुखता से रखने की बात भी हो रही है। सर, चिंटल पैराडीसो और ग्रीन व्यू तो टीजर है। दिल्ली, मुंबई, NCR समेत तमाम शहरों में घटिया निर्माण का बोझ सहती सैकड़ों इमारतें खड़ी हैं। जब कोई गिरती है, चर्चा होती है, फिर मामला शांत हो जाता है। स्थायी समाधान क्या है इसका? बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम प्रतिक्रियावादी हैं इन सब चीजों में। ये बहुत जरूरी है कि एक सामूहिक अप्रोच ली जाए, एक संस्थागत दृष्टिकोण लिया जाए, जहां पर कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करना एक अनवरत प्रयास हो, एक अनवरत प्रोसेस हो। अभी हम क्या करते हैं दीपक जी, हम प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ पेपर वर्क करवाते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या डिजाइन रही, क्या मटेरियल यूज किया गया,
किस तरह की वर्कमैनशिप थी, इसके ऊपर ना तो कोई मॉनिटरिंग है ना कंट्रोल है। रेरा ने एक समय ये पहल की है और उनके रेरा एक्ट में भी लिखा गया है कि एक थर्ड पार्टी इंजीनियर की जरूरत है, एक ऐसा इंजीनियर जो क्वालिफाइड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास चार्टर्ड क्वालिफिकेशन हो, ताकि वो ईमानदारी से उस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में रेरा का साथ दे दे। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि रेरा के पास इतने हाथ और इतने सर नहीं हैं कि वो इन सारे प्रोजेक्ट को देख सकें, बट एक तरह की ऐसी प्रक्रिया बनाई जा सकती है जहां पे इन चार्टर्ड क्वालिफिकेशंस जैसे हम आर्किटेक्ट्स के लिए भी रखते हैं, उसी तरह से इंजीनियर्स के लिए रखा जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो जाए। ताकि जिस तरह से मैं कहता हूं 3 I's, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्शन और इंटेंट, इन तीनों को सुधारा जा सके। इस हिसाब से अगर हम चलना चाहेंगे तो हम कम से कम एक ऐसी इमारत का निर्माण कर सकते हैं जहां पे कम से कम लाइफ एंड सेफ्टी के इश्यूज कभी ना आए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। जो डेवलपर का काम है वो काम है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने का, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर करने का। जब इनमें घालमेल होनी चालू हो जाती है तब खिचड़ी पक जाती है दीपक जी। और इसलिए जरूरी है कि जिस काम के लिए जो आदमी प्रयुक्त होना चाहिए उसकी वो काबिलियत हो और उसको वो जिम्मेदारी दी जाए, और इस जिम्मेदारी की उसके पास उसकी ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो बट जवाबदेही भी रहे, ताकि अगर इन सब चीजों में कभी चैलेंजेस आती हैं उसमें उनको एक रिपरकशन का, एक पेनल्टी का और एक सजा का प्रावधान भी हो और डर भी हो। बिल्कुल, लोएस्ट कॉस्ट के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, सामूहिक अप्रोच हो, कंस्ट्रक्शन की लगातार मॉनिटरिंग हो, थर्ड पार्टी इंजीनियर्स के जरिए प्रोजेक्ट पर क्वालिटी कंट्रोल हो सके। ये वो सुझाव हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी बात, अगर एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड को सही फॉलो किया जाए, सही तरह से उसको फॉलो किया जाए, तो हमें ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी जो हमने गुरुग्राम में देखी। बहुत शुक्रिया निमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रॉपर्टी प्लस को अपना समय देने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखिए। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।